वीडियो में क्लास नाइन्थ के सोशल साइंस के ओसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर नंबर 1 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक एक करके देखते हैं। देखिए जो आपका ये बुक है ओसवाल बुक्स, ये आपका टाइमिंग आपको दिया गया है इसके लिए पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे, और इसमें मार्क्स कितने हैं 80 नंबर का ये पेपर है। और वहीं आप देखेंगे तो ये जो है 5 सेक्शन में बटा हुआ है, ABCDE 32 क्वेश्चन इसमें टोटल हैं, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है 1 से 16 तक, 17 से 17 to 28 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये 3-3 नंबर के हैं। फिर ऐसे 23 to 26 आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, और 27 to 31 आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका 32 आपका क्या है, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। देखिए पीछे में बताया था ना ये कितने सेक्शन में बटा हुआ है, ये आपका 5 सेक्शन में बटा हुआ है। सेक्शन ए देखिए स्टार्ट होता है, ये MCQ है। हु रोट द दास कैपिटल, दास कैपिटल नामक के बुक को किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था यह है। और देखो ये जॉन लॉक, रूसो, ये सब कौन थे, मीराबाऊ, ये सब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के राइटर थे। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल के बारे में बताया था। कार्ल मार्क्स कौन था, जो कम्युनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बोला था। दास कैपिटल किसने लिखा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स आ जाएगा। ये किससे रिलेटेड है, कार्ल मार्क्स आपके जो है रशियन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। जो लेनिन था ये इन्हीं से मोटिवेट हुआ था, कार्ल मार्क्स के थ्योरी से ही। इनकी लेखनी क्या थी, दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन निकला था उसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या थी। देखिए ये टाइमलाइन किसकी दी हुई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूछ रहा है, इंडिया का नहीं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो ड्राफ्ट कमेटी बनी हुई थी उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो उस समय राजा कौन था, लुईस सिस्टीन। तो लुईस सिस्टीन के पावर को कम करने के लिए तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। मोनार्क मतलब क्या होता है, राजा का शासन। मोनार्क जैसे मान लीजिए कि मोनार्क लिख दूं, जैसे मान लीजिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता का शासन। मोनार्क मतलब राजा का शासन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब 1700 इस समय जो 1791 में हुआ था, वहाँ पे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पे राजा का शासन था। तो राजा के पावर को कम करने के लिए ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1791 आई थी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा। देखिए इसमें आर वाला क्वेश्चन है, आर वाला क्या है, What term was given for the mass persecution of Jews? हिटलर ने ज्यूज को मारा था तो उसके लिए स्पेशल टर्म क्या दिया गया था, उसको मारने वाले चीज को। तो जो हिटलर ने मारा था उसको जो है होलोकास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होलोकास्ट। हिटलर ने जो ज्यूज को मारा था उसके लिए होलोकास्ट, उस नरसंहार को क्या नाम देते हैं, होलोकास्ट नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, व्हेन डज पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल। पॉपुलेशन जो है जनसंख्या ह्यूमन कैपिटल का बन जाता है। देखिए जब मैं इसमें मेन पॉइंट बता दे रहा हूँ, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा। पॉपुलेशन बोल रहा है ना, पॉपुलेशन जनसंख्या कब ह्यूमन कैपिटल बनता है, जब इन्वेस्टमेंट किस में हो, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन में हो। किसी के अगर खर्चा किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किस में, एजुकेशन में किया जाए, किसी चीज़ के ट्रेनिंग में किया जाए, मेडिकल केयर में किया जाए, तो क्या होता है वहाँ पे जो ये अगर एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, मेडिकल केयर, अगर इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल बोलेंगे। देखिए मेरा काम है बस आपको पॉइंट देना, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं कि एजुकेशन में कैसे करेंगे, ट्रेनिंग में कैसे करेंगे, मेडिकल फील्ड में कैसे करेंगे। इन्हीं फील्ड में जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। इसमें देखिए आर वाला है, आर वाला क्या है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। इसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछा है ना। देखिए हाईएस्ट लिटरेसी रेट, कहाँ की साक्षरता ज़्यादा है, कहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, कौन से स्टेट में, तो कौन सी स्टेट है, वह केरला है। क्या है, उस स्टेट का नाम
केरला है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ के मेल 96% पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, वही वहाँ की फीमेल जो है 92% पढ़े लिखे हैं। देख रहे हैं कितना ज़्यादा है इनका, 90% एबव है। मेल तो 96% पढ़े लिखे हैं, 92% फीमेल है। अगर मान लीजिए यहाँ पे तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछ दिया, अगर बोल दिया कि लोवेस्ट लिटरेसी रेट कौन से स्टेट में है इंडिया के, ये क्वेश्चन पूछ दिया कि लोएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट में है, तो भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है? भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट आपका बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, हु हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। जो अमेरिका की 13 कॉलोनी थी उसको किसने मदद की थी? अमेरिका की 13 कॉलोनी को ब्रिटेन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। देखो अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज ब्रिटेन चाहते थे कि अमेरिका की जो कॉलोनी थी 13 कॉलोनी थी अमेरिका पे, इसको मैं जैसे इंडिया पे राज करते थे ना, वैसे ही इसको गुलाम बना के रखें। 13 कॉलोनी पे क्या करना चाहते थे? अंग्रेज राज। लेकिन इनको छुड़ाने का काम कौन किया था? तो इनको छुड़ाने का काम फ्रांस के राजा जो थे लुईस 16 थे, उन्होंने ही किया था। 13 कॉलोनी को, अमेरिका के 13 कॉलोनी को आज़ाद करने का काम कौन किए थे? फ्रांस के राजा लुईस 16। इसमें पूछा है ना हु हेल्प, किसने किया था अमेरिका के 13 कॉलोनी को आज़ाद करने का? तो फ्रांस के राजा लुईस 16 ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, व्हेन वाज फर्स्ट वर्ल्ड वार फाट। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब फाट किया गया था? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की टाइमिंग थी 1914 टू 1918। 1914 से लेके 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार लड़ी गई थी। अगर आपसे सेकेंड वर्ल्ड वार की टाइमिंग पूछे तो 1939 से लेके 1945 ये इसकी टाइमलाइन थी। इसमें पहला पूछा है तो 1914 टू 18, लेकिन आप ये भी टाइमलाइन याद किए रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, तीथेस क्या होता है? जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था? सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी, वहाँ पे क्लर्जी थी, नोबेल्टी थी, और थर्ड में क्या थे? कॉमन पीपल थे। जैसे कॉमन पीपल थे, जैसे वहाँ पे बिजनेस मैन रहा करते थे, जो फार्मर थे। क्लर्जी कौन थे? जो पादरी हुआ करते, जो चर्च में काम करते थे। नोबेल्टी मतलब जो राजा के साथी उनके रिलेटिव्स होते थे, और जो बहुत बड़े लैंड ओनर हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे नोबेल्टी, और इसमें गरीब लोग हुआ करते थे। तो देखो रूल क्या था कि इन लोग टैक्स नहीं देंगे। क्लर्जी, नोबेल्टी, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, जो ये फर्स्ट स्टेट बोला जाता था, इन्हें सेकंड स्टेट और इसे थर्ड स्टेट फ्रांस के सोसाइटी में। तो देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देता था? थर्ड स्टेट। तो देखो क्लर्जी जो टैक्स लिया करते थे, क्लर्जी कौन होते थे? चर्च में जो पादरी हुआ करते थे, यह भी थर्ड स्टेट के लोगों से टैक्स लिया करते थे। उसी टैक्स का नाम क्या था? तीथेस था। क्या था? तीथेस था। तीथेस पूछ रहे हैं, तीथेस क्या था? तीथेस वह एक टैक्स था। यह एक टैक्स था जो कौन लिया करते थे? क्लर्जी। किससे लिया करते थे? थर्ड स्टेट के लोगों से लिया करते थे। और ये कितना होता था? जो उपज होता था उसका 1/10 पार्ट हुआ करता था। देखो मैं पूरी स्टोरी बता दी, आप इसको पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। पूछा है टीथेस क्या होता? टीथेस तो जो है वह एक टैक्स था। यह जो है क्लर्जी लगाया करते थे। क्लर्ज मतलब जो चर्च में लोग रहा करते थे, पादरी, क्लर्जी की तरफ से टैक्स लगा करती थी। किस पे लगाया जाता था? थर्ड स्टेट के लोगों पे। ये जो है थर्ड स्टेट अपने जो उपज होता था, अनाज का उपज होता था, उसका 1/10 पार्ट किसको दे देते थे? चर्च को। इसी टैक्स को क्या बोला जाता था? टीथेस बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, नेम द इमेजिनरी लाइन इन इंडिया along which टाइम इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम। आपको बताना है कि भारत में कौन सी इमेजिनरी लाइन को स्टैंडर्ड टाइम बताया गया। तो भारत में जिस टाइम को हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है, उसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो कि देखो इंडिया का अगर आप मैप बनाएंगे, ऐसे रफली अगर मैप बनाएंगे इंडिया का, देखिए ऐसे ही है ना रफली आपका मैप इंडिया का। देखिए ये मैप है, तो जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये ऐसे गुजरती है। ये लॉन्गिट्यूडनल है और इसकी ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री है 82 डिग्री और 30 मिनट
ईस्ट इसकी डिग्री है स्टैंडर्ड मेरिडियन की। और ये कहाँ से पास होती है, ये आपके यूपी के उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से पास होती है, समझे। तो एक्स्ट्रा इसमें देख लीजिए, इसमें बोला है कि वो कौन सी टाइम होती है जो इंडिया की इमेजिनरी लाइन को माना जाता है, तो उसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। और इसकी आप ये भी याद कर लीजिए कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है और ये यूपी के मिर्जापुर से पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट है विच विंड ब्रिंग्स वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन सी विंड जो है रेनफॉल लाती है। तो देखो अगर ये इंडिया का आप मैप देखेंगे रफली, तो कौन सी, देखो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश कौन लाती है, तो जो अरबियन सी से मानसून उठती है इस डायरेक्शन में। तो देखिए ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कहाँ से आ रही है आपकी विंड, देखो ये साउथ और वेस्ट के बीच से आ रही है मानसून ना, तो कौन सी हो जाती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड। कौन सी हो जाएगी, साउथ वेस्ट मानसून विंड। साउथ वेस्ट मानसून विंड ये क्या करती है, भारत में बहुत ज़्यादा बारिश करती है। भारत के मेन लैंड में बारिश कौन पहुंचाती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लॉन्गेस्ट वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज। देखिए इसमें आप कुछ अगर पहले एक्स्ट्रा जान लीजिए। ये जैसे आपका इंडिया का मैप है ना, इसे ऊपर वाला पोर्शन, तो देखो ऊपर वाला पोर्शन में देखो इसमें पूछा है कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में क्या पाया जाता है। देखो लेसर हिमालय शिवालिक तो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले देखो जो हिमालय के रेंज है उनके नाम देखो। ऊपर वाली जो रेंज है इसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांस। उसके बाद आपका आ जाता है ग्रेटर हिमालय। क्या आ जाता है, ट्रांस के बाद ग्रेटर हिमालय। फिर आपका क्या आ जाता है, मिडिल हिमालय। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय। फिर आपका क्या आ जाता है, शिवालिक। देखो शिवालिक जो है एकदम नीचे पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये है आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में, शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में कौन सी लॉन्गिट्यूडनल वैली पाई जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे दून बोलते हैं। आप देहरादून का नाम सुन रहे हो ना, वो भी शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में पाई जाती है दून, और उसका नाम क्या है, इसी के दून से ही देहरादून है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन की क्या खासियत होनी चाहिए, कि कौन से सरकार, जैसे किसको हम मानेंगे कि वहाँ की सरकार अच्छी से डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इट फंक्शन अकॉर्डिंग टू इट्स इंस्टीट्यूशन, मतलब वह किसी इंसान के मंशा के हिसाब से काम करे। गलत, इंसान के मंशा के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, किसी के इंस्टीट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन देखिए, इट अलाउज ओनली ए फ्यू पीपल टू इंजॉय द राइट्स। गलत बात है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों ही इस पावर को एंजॉय करते हैं। ये तो जनता है ना, जनता अपनी पावर को एंजॉय करती है, जनता के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स, और इसमें जो एक बैठता है वो रिप्रेजेंट करता है पूरी जनता को, तो ये भी गलत है। इट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियली साउंड ग्रुप ऑफ पीपल, गलत है। ऐसा नहीं है कि भारत में अगर डेमोक्रेसी है तो यहाँ पे अडानी और अंबानी का राज चलता है। फाइनेंशियली जो स्ट्रांग है उनका राज नहीं चलता है। डी ऑप्शन देखिए, इट इज अकाउंटेबल, सही है। डेमोक्रेसी में सरकार जो है लोगों के लिए क्या होती है, अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही होती है। कोई भी सरकार का निर्णय होगा तो जनता जो है सरकार से क्या करती है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है, और सरकार को उसके लिए क्या होता है, सरकार उसके लिए जवाबदेह होती है। तो इसका 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका डी वाला, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपका फिगर वाला। आप इस फिगर को देख के बताइए कि किसकी बारे में बताया जा रहा है, जनरल मीटिंग हो रही है कि असेंबली मीटिंग हो रही है कि क्या हो रही है। देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हेड है कोई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पीएम है, और यहाँ पे देख रहे हैं इसके मंत्री है, कहीं फाइनेंस मिनिस्टर है, कहीं हेल्थ मिनिस्टर है, कहीं आपका रेलवे मिनिस्टर है, कहीं फॉरेन मिनिस्टर है। तो ये आपकी कैबिनेट मीटिंग दिखा रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पीएम बैठे हैं, पीएम मोदी जी बैठे हैं, और यहाँ पे जयशंकर हैं, कहीं निर्मला सीतारमन है, ऐसे ही करके, और पीयूष गोयल है, ऐसे ही करके उनकी कैबिनेट बैठी हुई है। तो ये फिगर किसको डिनोट कर रही है, कैबिनेट मीटिंग को डिनोट कर रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम किसे बोलते हैं, देखिए ऑफिस मेमोरेंडम किसे बोलते हैं। पहले मैं आपको इसको फिगर से दिखा दे रहा हूं कि ऑफिस मेमोरेंडम किसे बोलते हैं। देखिए ऑफिस मेमोरेंडम ये जनरेट हुआ है, सरकार जो भी अपनी सूचना देती है कि मैं ये करने वाला हूँ, सरकार जो है गवर्नमेंट जो है ऑफिस मेमोरेंडम निकालता है। और ये देखो ऑफिस मेमोरेंडम प्राइवेट सेक्टर भी निकालता है अपने लोगों के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो ये प्राइवेट सेक्टर है ना, यहाँ पे निकाला है कि ज्वाइंट कंस्ट्रक्शन करना है ऑफ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन मेमोरेंडम है, निकालती है कि हमें कैसे कैसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे पब्लिक मीटिंग में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लैंड एंड मिनरल निकाला है। मेमोरेंडम मतलब कोई भी काम करनी है, चाहे कोई भी चीज के लिए कोई भी वैकेंसी के लिए ऑफिस क्या करेगी, अपना मेमोरेंडम देगी कि देखो यहाँ पे देखो दिया ना, नो पोस्टिंग और लिविंग साइन विल बी अलाउड, मतलब उसके हिसाब से कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए इस चीज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट सेक्टर उसके लिए मेमोरेंडम निकालती है, उसे ही को क्या बोलते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम बोलते हैं। देखिए अगर मैं ऑफिस मेमोरेंडम समझा दिया, इसका डेफिनेशन लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑफिस मेमोरेंडम जो होता है वह एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूजुअली यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि किसके द्वारा यूज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए, किस चीज़ के लिए, बातचीत के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। फिर देखिए और इसका अगर और देखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में, तो यह स्टेट करता है गवर्नमेंट की, ये स्टेट करता है स्टेटिंग गवर्नमेंट्स, ये गवर्नमेंट की, इट स्टेट्स गवर्नमेंट्स की पॉलिसी के बारे में बताता है, इट्स स्टेट्स गवर्नमेंट्स पॉलिसी और डिसीजन, गवर्नमेंट की किसी भी चीज़ पे डिसीजन या गवर्नमेंट क्या इम्प्लीमेंट करना चाहती है उसके बारे में ये ऑफिस मेमोरेंडम बताता है। चलिए देखते हैं अब हम इसके आर वाले पे। आर वाला देखिए क्या है, इसमें आर है हु लेड द मिलिट्री कूप इन पाकिस्तान इन अक्टूबर 1999, पाकिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ था, मिलिट्री कूप हुआ था 1999 में, उसको किसने किया था, तो उसको किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने। किसने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहाँ पे आपके पाकिस्तान में तख्ता पलट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे एसर्शन रीजन वाले आ गए, इसको तो आप बहुत किए हैं, जैसे कि ए ऑप्शन मतलब दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, ए सही है, इसका एसर्शन सही है, उसका रीजन भी सही है, करेक्ट है। ए और बी ऑप्शन मतलब क्या, एसर्शन रीजन सही है और इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सी मतलब ए सही है, एसर्शन सही है, रीजन गलत है, इसमें एसर्शन गलत है, रीजन सही है, इसमें दोनों गलत है। एसर्शन देखिए, देयर शुड बी एट लिस्ट डिफरेंस इन ड्यूरेशन बिटवीन डे एंड नाइट इन एट कन्याकुमारी, यहाँ पे दिया हुआ है कि कन्याकुमारी कहाँ है, ऊपर देखो इंडिया का अगर देखोगे तो ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी है। बोला है कि कन्याकुमारी में दिन और रात होने में, जैसे 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात, तो इनमें बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है, दिन से रात होने में, रात से दिन होने में। ऐसा नहीं कि 11 घंटा का दिन हो गया 13 घंटा का रात हो गया, जो है चेंजेस जो है बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है, तो सही बात है कम ड्यूरेशन होता है। इट इज लोकेटेड फार डाउन साउथ ऑफ द कंट्री, यह एकदम साउथ में लोकेट किया जाता है, सही बात है, ये भी सही है। यहाँ पे ऊपर एसर्शन क्या है कि दिन और रात होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, जो डिफरेंस है बहुत ही कम टाइम का डिफरेंस है, लेकिन ये रीजन तो सही है, लेकिन ये इसका एक्यूरेट रीजन नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कि दोनों तो सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि दोनों तो सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इस एसर्शन का जो ये रीजन दिया हुआ है, ये टाइमिंग ये कम लगता है, ये इसका प्रॉपर रीजन नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट जो है 13 वाला, अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, देखो एनी सिटीजन एबव 18 ईयर ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, स्टेटस, रिलीजन, धर्म, बिना धर्म, कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, किसके हिसाब से 18 साल के ऊपर हो तो उसको वोट देने का अधिकार है। तो क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज,
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या होता है, कोई भी इंसान जो 18 साल से ऊपर है वो आसानी से वोट दे सकता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ REGP। REGP का फुल फॉर्म पूछा है तो आप लिख देंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट। रूरल एम्प्लॉयमेंट, REGP का फुल फॉर्म क्या होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यही जो है REGP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्टडी द टेबल। इस टेबल को स्टडी करना है और गैप को फिलअप करना है। ए फार्मर हैज़ ग्रोन, फार्मर ने उगाया है वीट ड्यूरिंग डिफरेंट ईयर, अलग अलग सालों में गेहूं उगाया है। ईच ईयर द कंजप्शन ऑफ द फार्मर रिमेन सेम, हर साल उसकी खपत जैसे जितना भी बचाया है 40 मान लीजिए ये आपका कुंटल 40 कुंटल खा लिया, 40 कुंटल खा लिया, हर साल 40 कुंटल खा लिया। द होल सरप्लस वीट आफ्टर कंजप्शन, जितना भी बच रहा है, सरप्लस मतलब क्या होता है, ज़्यादा जो होता है, जो कंजप्शन के बाद, खपत के बाद जो ज़्यादा हो रहा है, इज यूज एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन। मान लीजिए आपके घर में 100 कुंटल गेहूं हुआ, 100 कुंटल में 40 कुंटल आप खा लिए, 40 कुंटल खा लिए तो बचा कितना, 60 कुंटल। तो ये नेक्स्ट जो प्रोडक्शन होगा उसमें इसको यूज किया जा रहा है, यही बोल रहा है इसमें। ईच ईयर प्रोडक्शन इज ट्वाइस द कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन, हर साल क्या हो रहा है, जो आपका प्रोडक्शन है वो ट्वाइस हो जा रहा है जितना कैपिटल यूज किया जा रहा है। कंप्लीट द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, आपको टेबल के हिसाब से इस पर बताना है। देखिए प्रोडक्शन कितना हुआ, 100, मान लो ये कुंटल है, 100 कुंटल का हुआ, खाया कितना, 40 कुंटल। 100 कुंटल का हुआ, 40 कुंटल खा लिया तो बचा कितना, 60 कुंटल। 100 में से 40 निकालेंगे तो 60 आ गया। फिर जो बचा यही अगले साल के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ से देखिए कि हर साल क्या कर दे रहे हैं, प्रोडक्शन जो है ट्वाइस हो जा रहा है, प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है, दोगुना लगा दे रहा है कैपिटल अगले साल के लिए। यहाँ 60 बचा ना तो दोगुना इसका लगा दे रहा है अगले साल के लिए, तो प्रोडक्शन अब कितना होगा, 62 जा क्या होता है 120, 60 दूने 120, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। 120 में से 40 निकाल दो, खा लिया फिर 40, 120 में से 40 कटा तो 80, मतलब हम सही लिए यहाँ पे। फिर 80 का फिर अगले साल क्या हो जाएगा, दोगुना, प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 80 दूनी 160। फिर 160 में से 40 निकालेंगे तो आपका 120। फिर 120 है ना, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, सेम यहाँ पे 120, क्योंकि जो बच रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट में उसी को क्या करेगा, अगले साल यूज करेगा। तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पे क्या किए, ऑप्शन ए भी 120 आया है और ऑप्शन बी भी 120 आ रहा है। इसका मतलब आपका कौन सा सही हो जाएगा, 15 का ए वाला इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी। आपको बताना है कि कौन इसमें परफेक्ट डेमोक्रेसी है। तो देखो ये परफेक्ट डेमोक्रेसी किसे बोलेंगे, जैसे कोई भी डेमोक्रेसी है वो आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, जो डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके आइडिया को अच्छे से रियलाइज करे। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि अचीव किया जाए परफेक्टली, किसी भी चीज़ में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो देखो चाइना तो कम्युनिस्ट कंट्री है, गलत है। इंडिया भी बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ भी गलती हुई है। जैसे इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में इमरजेंसी लग गया था तो उस समय डेमोक्रेसी की क्या हो गया था, सत्यानाश हो गया था। यूएसए में भी देखिए अभी जो ये आपका ट्रम्प पावर से हटे थे, ट्रम्प हारे थे, जो बाइडन आए, तो ट्रम्प अपनी सीट हटाने के लिए मान ही नहीं रहे थे कि नहीं मैं वो बोले थे कि मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ भी प्रॉब्लम होती है। तो देखो जो परफेक्ट डेमोक्रेसी है, परफेक्ट डेमोक्रेसी कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए क्या होती है, इट रिक्वायर्ड कांस्टेंट एफर्ट। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट एफर्ट लगता है। बोलते हैं ना कि इंसान मरते समय तक कुछ ना कुछ सीखता है, वैसे ही परफेक्ट डेमोक्रेसी के लिए क्या होती है, हमेशा कुछ ना कुछ क्या होती है, हमेशा कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ता है, कांस्टेंट उसमें एफर्ट चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, कोई भी देश ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कांस्टेंट एफर्ट लगता है और ये इसको एक बार अचीव नहीं, ऐसा नहीं है टैग मार्क कि हम यहाँ पे पहुँच गए तो हम परफेक्ट डेमोक्रेसी है, ये कभी भी चेंज हो सकता है।
तो इसलिए क्या हुआ, इसमें टैग मार्क नहीं होता है कि आप ये मान लीजिए कि आपके प्रेसिडेंट ने फेयर इलेक्शन करा लिया तो आप परफेक्ट डेमोक्रेसी हैं, ऐसी बात नहीं है। इसकी जो टैग लाइन होती है ये नहीं होती कि यहां तक पहुंचना है, इसलिए नॉन ऑफ दीज होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक्शन बी इसमें चालू हो गया। सेक्शन बी में देखिए ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, डिस्क्राइब एनी 3 चेंजेस दैट टुक प्लेस इन द ईयर 1904 इन रसिया। आपको बताना है कि 1904 में कुछ चेंजेस बताना है जो कि रसिया में हुआ था। देखिए 1904 में क्या हुआ था, आप ध्यान से देखेंगे देखो जो रसिया रिवोल्यूशन हुआ था, रशियन रिवोल्यूशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, देखो 1904 में जो एसेंशियल गुड्स, देखिए मैं इसमें पॉइंट वाइज दे रहा हूँ, इसमें 3 बोला है, मैं पॉइंट वाइज दे रहा हूँ, आप उसको एक्सप्लेन करके लिख देना। जो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स थे, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स मतलब जो खाने पीने की जो भी नेसेसरी गुड्स थी उसकी दाम क्या हो गई थी, उसकी प्राइस क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। लेकिन आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि प्राइसेस तो बढ़ गई थी, लेकिन लोगों की जो रियल वेज थी, जो उनकी मजदूरी थी, उसमें 20% तक का क्या आया था, गिरावट आया था, कमी आ गई थी। देखो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, 1904 में बोल रहे हैं कि रसिया में क्या हुआ था, तो जो दाम थे सामान के वो तो बढ़ गए थे, लेकिन उनकी मजदूरी क्या हो गई थी, 20% तक डिक्रीज हो गई थी। पहला पॉइंट ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखिए क्या होगा, इस समय मेंबरशिप, देखो इस समय मेंबरशिप ऑफ वर्कर, जो देखो वर्कर के मेंबरशिप क्या हुआ था, एसोसिएशन, जो वर्कर उस समय काम किया करते थे उनकी मेंबरशिप बहुत ही तेजी से बढ़ी थी। क्यों, क्योंकि देखो एक तो उनको खाने के लिए उनको देखो जो एसेंशियल गुड्स थे वो उनको मिल ही नहीं रहे थे, उनकी मजदूरी भी कम हो रही थी। तो इसमें क्या हुआ था, वर्करों की मजदूरों की संगठन सामने आई थी 1904 में। उसके बाद देखिए क्या होता है, एक इंसिडेंट है 1904 में, 11,000 वर्कर, 11,000 जो मजदूर थे ये कहाँ चले गए थे, यह चले गए थे सेंट पीटर्सबर्ग में। सेंट पीटर्सबर्ग में किस लिए चले गए थे, स्ट्राइक करने के लिए। किस लिए, स्ट्राइक करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए राजा से, कि देखिए स्ट्राइक ये कर रहे थे कि जो वर्किंग आवर है, जो काम करने की मजदूरों की जो आवर है, काम करने के लिए जो टाइमिंग है उसको 8 घंटा कीजिए। आप ये नहीं कि 12 घंटा 16 घंटा काम कराइए। फिर एक ये डिमांड थी कि 8 घंटा काम कराइए। उसके बाद था कि हमारी सैलरी भी क्या कीजिए, इंक्रीज कीजिए। इंक्रीज कीजिए क्या, वेज, सैलरी इंक्रीज कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। क्या इम्प्रूव करने के लिए कहे थे कि वर्किंग कंडीशन की हाइजीनिक हो, साफ सुथरा वहाँ पे हो। तो वर्किंग कंडीशन के लिए क्या, कि वर्किंग कंडीशन वहाँ पे क्या हो, हाइजीनिक हो, इम्प्रूव कीजिए। चेंजेस बताइए जो कि रसिया में 1904 में हुआ था। तो आप क्या क्या बता देंगे कि सामानों की दाम बढ़ गई थी, लेकिन जो मजदूरी थी, वेजेस थी, वो 20% घट गई थी। फिर मेंबर ऑफ वर्कर, जो मजदूर थे उनकी एसोसिएशन बनी थी। फिर आप बता देंगे कि 11,000 वर्कर जो हैं सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग पे स्ट्राइक पे चले गए थे। वो डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो काम करने की जो होता है कि 12 घंटा नहीं, हमसे काम कराया जाए कितना, 8 घंटा, साथ ही हमारे वेज भी बढ़ाया जाए, मजदूरी भी बढ़ाई जाए, और हमें जो रहने लायक कंडीशन है, हाइजीनिक एटमॉस्फेयर दिया जाए। चलिए देखते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट में देखिए इसमें आर वाला है, आर है ना, ये क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सप्लेन द मीजर, आपको वह मीजर बताना है टेकन बाय द स्टैलिन, जो कि स्टैलिन ने लिया था टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन। रसिया में क्या हुआ था, रसिया में अनाज की कमी हो गई थी, ग्रेन मतलब अनाज की कमी हो गई थी। तो उस अनाज की कमी को पूरा करने के लिए स्टैलिन ने क्या क्या स्टेप लिए थे, उसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। आप कैसे करेंगे इसको, देखिए जो रसिया में अनाज की कमी हुई थी, स्टैलिन ने क्या किया था, देखो मैं पॉइंट लिख दे रहा हूं, आप उसको डिटेल में कर देना। देखो जो स्टैलिन था, स्टैलिन ने क्या किया था कि स्टैलिन ने कन्फिस्केट कर दिया था। देखो कन्फिस्केट कर दिया था, कन्फिस्केट मतलब जब्त कर लिया था क्या, सप्लाईज को,
ये कॉन्फिस्केट कर दिया था, सप्लाई जब्त कर लिया था सप्लाईज को टू रिच पीजेंट, जो बहुत बड़े बड़े ये फार्मर थे, लोग थे, तो उनके पास जो ये सप्लाईज पहुंच रही थी उसको उसने रोक दिया था। जो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे उनको भी रोक लगा दिया था कि आप बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं अनाज को, और उसको अनाज को स्टोर करके आप ब्लैक मार्केटिंग में बेच नहीं सकते हैं। तो देखो अनाज की जो शॉर्टेज हुई थी उसको आप सॉल्व करने के लिए स्टालिन ने ये जो लैंडलॉर्ड थे, जो रिच पीजेंट्स थे, इनके ऊपर ये अपना फोर्स दिखाया कि आप इसको आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर सकते। ये नहीं कि शॉर्टेज है ग्रेन की, जैसे कोविड वैक्सीन देखो कोरोना टाइम में था ना, जो एक रेमडेसिविर एक जो इंजेक्शन था, वो जो उसकी रियल प्राइस क्या थी 800-900 रुपये, लेकिन इसकी ब्लैक मार्केटिंग में 20,000 25,000 में भी इसको बेचा जा रहा था कमी होने के कारण। वैसे ही रसिया में जब अनाजों की कमी हुई तो स्टालिन ने कहा कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रिच पीजेंट है और जो लैंडलॉर्ड है इसको रोक दें और स्टोर कर लें और उसको हाई रेट में बेचें, इसको स्टालिन ने रोका। फिर देखिए स्टालिन ने ये किया, कुल्लक्स किया। देखो एक टर्म है कुल्लक्स वेयर रेडेड, कुल्लक्स वेयर रेडेड। कुल्लक्स जो जगह, कुल्लक्स किसे बोलते हैं? कुल्लक्स वह जगह होता है जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता है, जो कि लैंडलॉर्ड और जमींदार बनाया करते थे। देखो आप गांव में देखते होंगे कि गोदाम होता है ना, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, सरकारी गोदाम होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है गेहूं चावल रखती है। तो पहले के समय रशियन रिवॉल्यूशन में जो गोदाम होते थे उसे कुल्लक्स बोलते थे, KULAKS। कुल्लक्स को ये स्टालिन ने रेड कराया कि कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज को स्टोर करके तो नहीं रखा गया है। फिर देखिए उसने क्या किया, उसने एक कलेक्टिव फार्म सिस्टम लाया। स्टालिन ने एक कलेक्टिव फार्म सिस्टम लाया। देखिए कौन सी सिस्टम थी वो? इस सिस्टम को बोला जाता था कोलखोज। क्या बोला जाता था? कोलखोज। कोलखोज को इसने स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया। देखिए कोलखोज में क्या होता था? कोलखोज में ये था कि सभी पीछे देखो एक जमीन है तो 10 परिवार के लोग क्या करेंगे, इसी जमीन में एक ही साथ काम करेंगे। तो कोलखोज क्या था? कलेक्टिव फार्म सिस्टम था। एक ही खेत में अलग अलग कई पीजेंट्स तो जो थे वहां पे काम करेंगे। तो कोलखोज में क्या किया था उसने, ये ऐसा जमीन था, कोलखोज ऐसा सिस्टम था जहां पे वेयर ऑल पीजेंट्स, जो भी फार्मर हुआ करते थे, ऑल पीजेंट्स वेयर फोर्स, उनको फोर्स किया जाता था। ऑल पीजेंट्स वेयर फोर्स टू कल्टीवेट। क्या किया जाता था? फोर्स टू कल्टीवेट। देखिए स्टालिन माना है ना कि स्टालिन ने अनाज की कमी के लिए क्या किया, तो अनाज की कमी ले देखो सबसे पहले तो उसने देखा कि रिच पीजेंट और जो लैंडलॉर्ड हैं उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में अनाज वो होल्ड करके ना रखें ताकि वो ब्लैक मार्केटिंग में ना बेचें। आप इस समय जो कोविड में हुआ था ना, ब्लैक मार्केटिंग में रेमडेसिविर बिक रही थी, वैसे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि अनाज की कमी होने पे उन लोग क्या कर सकते थे, उस समय प्रॉफिट कर सकते थे। तो इसको रोका, कुल्लक्स को रेड किया गया। कुल्लक्स मतलब क्या? जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं उनको रेड किया गया कि कहीं यहाँ पे ज़्यादा सप्लाई में रोका नहीं ना गया है अनाज को। फिर उसने कोलखोज सिस्टम लाया। कोलखोज क्या था? ये जहाँ पे कलेक्टिव फार्म सिस्टम हो, तो कई सारे किसान क्या करें, एक साथ मिलके खेती करते थे और उनको फोर्स किया जाता था कि एक ही साथ वो कल्टीवेट करें। तो ये स्टालिन ने ये काम किया कि रसिया में ताकि जो अनाज की कमी हो उसको सही किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। द इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी डेट एग्जिस्टेड इन द फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांस के सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी इन द ओल्ड रिजीम, पुराने समय में, बिकम द कॉज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन का कारण बनी। आपको 3 एग्जाम्पल से इसको बताना है। देखिए 3 एग्जाम्पल से कैसे बताएंगे? पहला देखिए, हम जानते हैं जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन की सोसाइटी कितने स्टेट में बटी हुई थी? 3 स्टेट में, पहली, दूसरी, तीसरी। देखिए फर्स्ट स्टेट में, सेकेंड स्टेट में और थर्ड स्टेट में। फर्स्ट स्टेट में कौन लोग हुआ करते थे? फर्स्ट स्टेट में हुआ करते थे क्लर्जी लोग,
पादरी लोग जो चर्च में पूजा करते थे। सेकेंड स्टेट में कौन होते थे? नोबिलिटी। नोबिलिटी में क्या होता था? नोबिलिटी में जैसे राजा के सगे संबंधी हुआ करते थे। फिर थर्ड स्टेट में इसमें आपके आते थे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन प्लस फार्मर, किसान आते थे, फार्मर, वुमेन आती थी और लॉयर भी आते थे। जो छोटे किसान हुआ करते थे वो इसमें आया करते थे। देखो प्रॉब्लम ये थी, देखो रीजन में इसको एक्सप्लेन कर देता रहा हूं, आप इसको डिस्क्राइब करके लिख देना। क्यों ये जो ये पूछ रहा है ना कि इनइक्वालिटी कैसे थी? इनइक्वालिटी ऐसे थी कि सोसाइटी बटी थी। इन दोनों के पास क्या थी? राइट थी कि ये टैक्स, देखो इन दोनों के पास था कि ये टैक्स नहीं देंगे। टैक्स कौन देगा? थर्ड स्टेट के लोग ही देंगे। जमीन ज्यादा किसके पास थी? क्लर्जी और नोबिलिटी की थी। जमीन ज्यादा किसके पास थी? क्लर्जी और नोबिलिटी। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के पास जमीन थी लेकिन उनको टैक्स भी नहीं देना है। जमीन नहीं है किसके पास? थर्ड के पास। और टैक्स किसको देना है? इसी को देना है। तो ये एक मेन रीजन बना था। 3 पॉइंट बताना है ना। दूसरी देखिए, एक तो ये हो गया, आप इसमें सबसे पहले देखो 3 स्टेप देना। आप इस फ्रेंच की सोसाइटी बता दोगे। आप फर्स्ट स्टेप में देखो 3 देना ना। फर्स्ट स्टेप में लिख देना कि देखिए थर्ड ये जो फ्रांस की सोसाइटी थी 3 स्टेट में बटी हुई थी, एक क्लर्जी, एक नोबिलिटी और तीसरे में बिजनेसमैन और फार्मर। फिर इसमें और एक दे देना कि जो क्लर्जी थे, जो ऊपर भी बताया, क्लर्जी और नोबिलिटी, क्लर्जी और नोबिलिटी के पास राइट था कि ये क्या करें? ये दोनों टैक्स कलेक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे? टैक्स कलेक्ट करेंगे। और टैक्स देगा कौन? टैक्स कौन देगा? टैक्स जो है थर्ड स्टेट के लोग देंगे। हुआ। फिर देखिए 3 पॉइंट लिखना है। थर्ड देखो इसमें, देखिए टैक्स, देखिए जो टैक्स लिया जाता था थर्ड स्टेट से, इसमें देखिए थर्ड स्टेट में, देखिए थर्ड स्टेट में ये हुआ था कि जो ये टीथेज नाम का एक टैक्स हुआ करती थी। देखिए टीथेज, देखो टैक्स तो कौन देता था? टैक्स कौन देता था? टैक्स इसमें थर्ड स्टेट के लोग दिया करते थे। लेकिन यहां पे देखो ये तो राजा को देते ही थे, साथ साथ क्लर्जी जो हुआ करता था ना, क्लर्जी भी टैक्स अपना लिया करता था। उस टैक्स को क्या बोलते थे? टीथेज। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/10 पार्ट क्या होता था? टीथेज हुआ करती थी। इसमें तीसरा और रीजन बता सकते हैं, जब फ्रांस की बजट कम हुई। फ्रांस में जैसे देखिए फ्रांस क्या था? अमेरिका से लड़ा था, अमेरिका के 13 अमेरिका के साथ लड़ा था ब्रिटेन के खिलाफ। ये अमेरिका की 13 कॉलोनी को रिलीज किया था। तो फ्रांस जो है डेप्ट मतलब कर्ज में चला गया था। जब कर्ज में गया तो उसको मेंटेन करने के लिए फ्रांस ने क्या कर दिया? टैक्स को बढ़ा दिया। मैं ऊपर बताया टैक्स कौन देते थे? थर्ड स्टेट के लोग दिया करते थे। तो थर्ड स्टेट पे और बर्डन आ गया। एक तो देखिए जमीन उनके पास कम थी। जमीन किसके पास थी? जमीन क्लर्जी और नोबिलिटी के पास 90% से ज्यादा थी। और टैक्स कौन देते थे? टैक्स तो थर्ड स्टेट देते थे। और बाद में जो नया बजट वो फ्रांस ने लाया उसमें कहा कि हम टैक्स और बढ़ाने वाले हैं, टैक्स थर्ड स्टेट पे बढ़ाने वाले हैं। तो इस वजह से माना जाता है कि जो ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी फ्रेंच सोसाइटी में, इसका मेन यही, इसी की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। तो ऐसे आप इसको 3 पॉइंट इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज मौसीराम लोकेटेड? ये मौसीराम कहाँ लोकेटेड है? तो ये मेघालय में लोकेटेड है। कहाँ है? मेघालय में। कहाँ लोकेटेड है? मेघालय में। मेघालय में कहाँ लोकेटेड है? मेघालय में ये साउथर्न रेंज ऑफ खासी हिल, साउथर्न रेंज ऑफ खासी हिल, जो खासी हिल है उसके साउथर्न रेंज में क्या लोकेटेड है? मेघालय है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज मौसीराम रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन रेनफॉल? देखिए हाईएस्ट अमाउंट में रेनफॉल क्यों मौसीराम पाता है? देखिए आप अगर रफली इंडिया की मैप देखेंगे, देखिए ऐसे है ना इंडिया का मैप, ऐसे नियर अबाउट देखिए ये इंडिया की मैप। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मौसीराम जो है मेघालय में, यहां पे सबसे ज्यादा बारिश पाई जाती है। देखिए मानसून, एक तो यहां से साउथ वेस्ट मानसून जाती है। देखो बे ऑफ बंगाल से जो भी मानसून उठती है ये ऐसे जाती है। तो यहां पे 3 पहाड़ी है। कौन पहाड़ी है? 3 यहां पे हिल्स हैं। कौन कौन से है यहां पे? गारो खासी, स्पेलिंग देखो तो गारो
गारो खासी और जयंतिया। क्या है? जयंतिया। 3 हिल्स हैं, गारो खासी जयंतिया। देखो ये ऐसे फनल शेप के हैं, ऐसे शेप में है। तो जब मानसून आती है तो यहां पे गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, मानसून इसी में टकरा टकरा के इसी में फंस जाती है। मानसून जो है फंस जाती है और ये फंस के इतना ज्यादा बारिश होती है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होती है। इसीलिए पूछ रहे। देखो पहला क्वेश्चन है मौसिनराम कहाँ स्टेट लोकेटेड है? तो मेघालय में है। खासी जो हिल है इसके साउथर्न रेंज पे है। ये क्यों हाईएस्ट पाती है? क्योंकि ये यहाँ पे कई सारी हिल्स हैं, गारो खासी जयंतियाँ हैं। ये हिल्स में जब मानसून आती हैं तो ये फंस जाती है। ये यहाँ पे जो ये हिल्स है इसकी टनल शेप लोकेशन है। कैसी है? टनल शेप्ड लोकेशन है। TUNNEL टनल शेप्ड लोकेशन है। इसी में क्या होती है? मानसून फंस जाती है और इसके वजह से क्या होता है? यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रीजन आप लिखेंगे कि मानसून कहाँ से आती है? मानसून जो है बे ऑफ बंगाल से आती है। बे ऑफ बंगाल की मानसून जो है यहाँ की जो हिल्स हैं उसी में फंस जाती है और इसके वजह से बारिश बहुत ज़्यादा होती है। आप इस चीज़ को डिस्क्राइब करके लिख दीजिएगा। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन डेमोक्रेसी एंड इलेबोरेट 2 कॉमन फीचर्स ऑफ इट। आपको डेमोक्रेसी के बारे में बताना है और इसके 2 कॉमन फीचर बताने हैं। देखिए डेमोक्रेसी का मैं पहले डेफिनेशन लिख दूं। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल होता है ना। तो देखो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी में हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुना जाता है। तो आप लिखेंगे डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? ये गवर्नमेंट का फॉर्म है। डेट अलाउ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेट अलाउज पीपल लोगों को जो अलाउ करता है टू चूज देयर रूलर। जैसे देखिए हमारे ऊपर मोदी जी राज करते हैं ना, तो हम ही इलेक्शन में उनको बैठाते हैं। तो यही क्या है? डेमोक्रेसी है। फिर देखिए इसमें क्या है? इलोबरेट एनी 2 कॉमन फीचर्स ऑफ इट। आपके इसको 2 कॉमन कोई फीचर्स बताने हैं, इसकी विशेषता बताना है। देखिए इसमें क्या है? अभी जो मैं बताया मोदी जी, तो जो लीडर्स हम इलेक्ट करते हैं, मोदी जी हो गए, चाहे स्टेट में कोई भी स्टेट में रहते हैं तो CM इलेक्ट करते हैं, हम ही लोग करते हैं। तो देखिए कॉमन फीचर्स, लीडर इलेक्टेड बाय पीपल, लोग जो इलेक्ट करते हैं लोगों को, वही कंट्री को रूल करते हैं। रूल द कंट्री। देश को जो चलाते हैं उनको कौन चुनते हैं? लीडर। उनको हम लोग चुनते हैं। जो लीडर चलाते हैं देश को उनको कौन चुनते हैं? पीपल चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए 2 बोलना है ना, 2 कॉमन फीचर्स। सेकेंड में आप लिख दीजिए पीपल, जो लोग होते हैं, पीपल हैव द फ्रीडम, लोगों के पास आज़ादी होती है। कैसी? द पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस करने के लिए, पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज, अपने विचार वो क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। नेक्स्ट को देखिए गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले तो उस पर लोग क्या कर सकते हैं? उस पर उसका समर्थन चाहे उसका बहिष्कार कर सकते हैं। यही इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है? इसमें R वाला है। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंसीज? कॉन्स्टिट्यूएंसीज हम किसे बोलते हैं? फिर हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आर इन देयर इंडिया फॉर लोकसभा, और इसमें कितने डिवीजन हैं? व्हाट आर द बेसिस, किस हिसाब से इसको बांटा जाता है? यही पूछ रहा है ना इसमें। देखिए कैसे करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पहले आप इसको डेफिनेशन लिखिए। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखेंगे? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन आप पहले लिखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप देखिए इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूएंसी किसे बोलते हैं? देखिए द कंट्री, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। द कंट्री, देखिए हर जगह इलेक्शन होता है ना, इस वार्ड से ये उठ रहे हैं, इस वार्ड से ये उठ रहे हैं। जैसे मोदी जी बनारस से उठ रहे हैं, तो जिस एरिया से उठते हैं उसी को हम कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। डेफिनेशन लिखिए पहले। द कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कंट्री है, द कंट्री इज डिवाइडेड, कंट्री जो है यह बटा हुआ है। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू, यह बटा हुआ है इनटू
डिफरेंट कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया, बहुत सारे एरिया में बटा हुआ है फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के हिसाब से, फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के हिसाब से ये बहुत सारे एरिया में बटा हुआ है। दीज एरियाज इस एरियाज को आर कॉल्ड, दिस एरियाज आर कॉल्ड, इसी एरिया को क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंसी बोलते हैं। फिर देखिए इसमें क्या है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी आर देयर इन इंडिया फॉर लोकसभा, लोकसभा में कितने हैं, तो आप लिख देंगे लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ दिस, आप देखिए 543, आप इसको प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखना कि इन इंडिया देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोकसभा, मैं बस इसका आंसर बता दे रहा हूं। नेक्स्ट देखिए इसमें है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवीजन करने के लिए क्या आधार रखा जाता है, कैसे बताया जाता है कि यहाँ पे ये होगा, तो मेन आधार क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, किस हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसी जनसंख्या होगी, अगर देखो यूपी में जनसंख्या क्या है, पूरा इंडिया के एक स्टेट है यूपी, वहां पे 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, लगभग 22 करोड़ है ना, 20 करोड़ है, 20 करोड़ था पहले, 22 होने वाला है, तो देखो इसमें जनसंख्या ज्यादा है, तो आप देख लेंगे पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा और राज्यसभा के लिए यूपी से ज्यादा है, तो पॉपुलेशन को बेसिस माना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर है, डिस्क्राइब एनी 4 मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग विच हेराल्ड द ग्रीन रिवोल्यूशन, 4 मॉडर्न मेथड बताना है फार्मिंग के, जिसके वजह से ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत आगे तक गया। फिर देखिए राइट वन हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, इसके हार्मफुल इफेक्ट भी एक बताना है आपको। जो मॉडर्न मेथड लाएगा था, मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग ग्रीन रिवोल्यूशन में, जो अनाज की उत्पत्ति को, जैसे अनाज पहले कम होता था, तो अनाज की उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए जो मॉडर्न मेथड लाया था, उसके कोई 4 टेक्निक आपको मेथड इसमें लिखने हैं। पहला देखिए मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब एक ही साथ कई सारे आप फसल बोइए, जैसे मान लीजिए कि गेहूं फसल बो रहे हैं, उसमें सरसों का भी बीज डाल दीजिए, ऐसे करके आप कई सारे आप खेती कीजिए, कई एक ही खेत में बहुत सारे आप फसल बोइए, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई। फिर आप इसमें लिख सकते हैं फर्टिलाइजर का यूज करना, ये तो मेन था ग्रीन रिवोल्यूशन में, फर्टिलाइजर आया था, फर्टिलाइजर के साथ साथ क्या आया था, HYV सीड्स, HYV मतलब हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, इसका फुल फॉर्म क्या है, H से हाई, Y से विल्डिंग, देखो मैं फुल फॉर्म लिख दूं, हाई यील्डिंग, VIELDING, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आई थी, ऐसे सीड्स आए थे ना, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा उपज हो रहा था। फिर देखिए थर्ड देखिए इसमें क्या आया था, इरिगेशन को अच्छा से बढ़ाया गया, जैसे ट्यूबवेल की कनेक्शन अच्छे से की गई, कैनल की कनेक्शन अच्छे से की गई, और क्या टेक्निक थी, फार्म मशीनरी आई थी। मशीनरी मतलब ट्रैक्टर है ना, पहले बैलगाड़ी से जोता जाता था, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर उसमें हर आया, इस समय रोटावेटर है, आज के समय और एक इसमें जो हर आते हैं, वो आते हैं कि जैसे खेतों को और अच्छा किया जाए। तो ये आप 4 इसमें से लिख सकते हैं, उस समय जो आया था। देखिए और बोला इसमें हार्मफुल इफेक्ट बताना है ग्रीन रिवोल्यूशन का। देखिए हार्मफुल इफेक्ट ये है कि जो ये फर्टिलाइजर जो हम यूज करते थे, फर्टिलाइजर के यूज से जो ग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर पानी है, ये क्या हुआ है, पालूट हुआ है। क्या हुआ है, पालूट हुआ है। क्यों, देखिए कैसे हुआ है, मैं बता रहा हूं। जैसे पहले क्या वाटर साइकिल में क्या है, पानी जो है इवोपरेट होके गया ऊपर, फिर ये नीचे बारिश की तरह आया, फिर ये नीचे स्वीप होके ग्राउंड वाटर में जाता है ना। जब मिट्टी में आप फर्टिलाइजर डाले हैं तो ये केमिकल स्वीप होके कहाँ गया, जमीन के नीचे गया, तो ये भी क्या हुआ, पालूट हुआ। ऐसा आप इसको कर सकते हैं। और इसमें एक और आप लिख सकते हैं, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इसके वजह से क्या है, सॉइल की जो सॉइल में जो अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो मर गए हैं, जो कि किसी भी चीज को आसानी से डिकम्पोज करते थे, वो फर्टिलाइजर के वजह से क्या हो गए हैं, मर गए हैं, किल हो गए हैं, जिसके वजह से भी ये जो ये ग्रीन रिवोल्यूशन का ये साइड इफेक्ट है।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी विथ 3 पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन। आपको मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी बताना है 3 अलग अलग पॉइंट में। देखिए कि मैं कैसे बताता हूं। देखो पहले हम लोग बना लेते हैं इसमें मार्केट एक्टिविटी, फिर नॉन मार्केट एक्टिविटी, फिर मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूं। देखिए मार्केट एक्टिविटी और नॉन मार्केट एक्टिविटी में क्या होती है, ये मार्केट एक्टिविटी हो गई और इधर आप डाल दीजिए नॉन मार्केट एक्टिविटी 3 पॉइंट डालना है ना। देखिए इसमें क्या, पहले समझ लो मार्केट एक्टिविटी में क्या होती है, जब हम किसी भी चीज को खरीदते हैं और उसको बेच दिए, जैसे अगर मैं कोई कॉपी खरीदा 100 रुपये में, उसको बेच दिया तो यहाँ पे प्रॉफिट कमाया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर मैं वो कॉपी खरीदा और कॉपी खरीद के अपने स्कूल का काम करने लगा तो यहाँ पे नॉन मार्केट एक्टिविटी हो गई। जब प्रॉफिट आए तो मार्केट, प्रॉफिट ना आए तो नॉन मार्केट। इसी को जब आप देखो डिस्क्राइब करके लिखो, 3 पॉइंट लिखना है ना। तो देखो मार्केट एक्टिविटी में क्या, इट इन्वॉल्व्स एंड इंडिविजुअल मतलब कोई एक इंसान, इसमें क्या होता है इंडिविजुअल और सेलर होते हैं, एंड सेलर कोई खरीदेगा और बेचेगा, और इसमें क्या होगा, जो खरीदेगा, देखो इट इन्वॉल्व्स, इसको डिस्क्राइब करके तुम लिख लेना, मैं पॉइंट बताता रहा हूं। इट इन्वॉल्व्स, मार्केट एक्टिविटी क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एंड इंडिविजुअल, इसमें कोई इंडिविजुअल तो होता है, जैसे जो खरीदा इंडिविजुअल, और एक बायर होता है जो खरीदा अपने लिए यूज करता है। इसमें क्या, बेचने के लिए इसमें बायर, अपने लिए कोई भी इंसान खरीदता है, और इसमें कोई भी इंसान खरीदेगा बेचने के लिए। एग्जाम्पल में आप नोटबुक ले लीजिए, मान लो कोई नोटबुक है 100 रुपये का खरीदा, उसको 150 में बेचा, तो यहाँ पे ना मार्केट आ गई, प्रॉफिट आ गई, और यहाँ पे खरीदा 100 रुपये का और उसको बेचा नहीं, अपने स्कूल का होमवर्क करने के लिए किया, तो इसमें नॉन मार्केट आ गई। अब देखो अपने लिए खरीद के बेच रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इट गिव, मार्केट एक्टिविटी बता देंगे, मार्केट एक्टिविटी गिव प्रॉफिट, और इसमें क्या होता है, डज नॉट गिव प्रॉफिट। क्या होता है, इट डज नॉट गिव प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं देता है, डज नॉट गिव प्रॉफिट, क्योंकि ये तो आप सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज करते हैं प्रॉफिट। मतलब यहां पे एक और पॉइंट लिख लीजिए, जब ये प्रॉफिट नहीं देता है, क्यों, क्योंकि आप इसका यूज किस में करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन, अपने खपत के लिए करते हैं, सेल्फ कंजम्पशन। फिर देखिए अपने खपत के लिए, और इसमें क्या करते हैं, इसमें आप देखो, इसमें सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें देखो लिख दो, इट इंक्लूड, इसमें क्या होता है, इंक्लूड द पेमेंट, इसमें हम पेमेंट का यूज करते हैं, इट इंक्लूड द पेमेंट मेड टू समवन, पेमेंट किसी से लिया जाता है, मेड टू समवन हु कैरीज, जो लेगा, हु कैरीज आउट एन एक्शन, हु कैरीज आउट एन एक्शन टू अर्न रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब पैसा कमाने के लिए, समझ लो इसको। मार्केट एक्टिविटी मतलब क्या है, जो इंसान खरीदेगा फिर उसको बेचेगा, प्रॉफिट के लिए हो गया, इसमें खरीदेगा लेकिन अपने कंजप्शन के लिए, इसमें प्रॉफिट नहीं हो गया। 3 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर क्या आ जाएगा, शॉपकीपर कोई भी सामान खरीदता है बेचने के लिए, तो मार्केट एक्टिविटी हो गई। और इसमें क्या हो जाएगा, आप अगर पैसा लगाते हैं अपने आप पढ़ाई पे, एजुकेशन पे पैसा लगाते हैं, या फिर हेल्थ पे लगाते हैं, अपने स्वस्थ होने पे लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या आ गया, नॉन मार्केट एक्टिविटी आ गई। आप इसको इसमें से चारों में से कोई 3 पॉइंट डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं, मैं पॉइंट वाइज इसको बता दिया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सेक्शन सी चालू हो गया, इसको हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में, इस सैंपल पेपर के फर्स्ट के पार्ट बी में देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें नहीं तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, हम यहीं पे इस वीडियो को कट करते हैं और मिलते हैं हम आपसे इसी सैंपल पेपर के 23 से जो आपका फर्दर जो क्वेश्चन है लास्ट। देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं, देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन अगर दिखाऊं तो आपका 32 लास्ट क्वेश्चन है, तो 32 लास्ट क्वेश्चन पे आपसे मिलेंगे।